नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई कहानी में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है गुनाह। दोस्तों, काफी दिनों से मैं बेसब्री से सपना का इंतजार कर रहा था। उससे मुझसे मिले हुए एक हफ्ता हो गया था। एक हफ्ता पहले उसने मुझे बार बार कहा था कि मैं उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखूं। और इसके बाद वो मेरे पास दोबारा नहीं आई थी। आज इतने दिन के बाद जब वो मेरे ऑफिस में आई तो मैं उसे देखकर जैसे मैं खिल उठा और अभी मैं उसके सामने अपने मतलब की बात पर आने लगा था कि मेरी उस इंसान पर नजर पड़ी और मैं सट पटाकर रह गया। सुल्तान इस वक्त कहाँ से आ गया? मैं बड़बड़ा के रह गया। उसे देख के मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उसे कच्चा चबा जाऊं। मैंने घबराई हुई नजर उस पर डाली और उस आने वाले इंसान की तरफ ध्यान दिया। सुल्तान ने भी मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन नोट कर लिए थे। तभी वो चौंक गया और जब वो मेरे पास आया तो उसकी नजर रोशनी पर पड़ी। वो भी उसको देखकर ठीठक कर रह गया था। उसने एक गुस्सीली नजर उसने मुझ पर डाली थी। कैसे आना हुआ? मैंने उससे पूछा था। सपना ने जब हम दोनों को बिजी देखा तो वो दोबारा आने का कहकर वहाँ से चली गई और मैं उसे चाहते हुए भी रोक नहीं पाया। तभी जुबैर मुझसे कहने लगा कि बड़े छुपे रुस्तम हो गए हो, खास चीजें छुपा कर रखने लगे हो। जानते हो, खास चीजें हमसे ज्यादा देर तक इंसान छुपा नहीं सकता, वो कभी ना कभी वो नजर आ ही जाती है। वो अपने ढके छुपे शब्दों में क्या कहना चाह रहा था मैं समझ गया था। मैंने एक जबरदस्ती मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजा ली और कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। वो कहने लगा कि ठीक है, कल टाइम से मीटिंग में आ जाना और मीटिंग वहीं पर है जहाँ पे हम लोग पिछली बार मिले थे। इसके बाद वो वहाँ से चला गया और मैं ये सोचने लगा इनका सामना नहीं होना चाहिए था, ये बहुत बुरा हुआ है। उस दिन मैं शॉपिंग के लिए मार्केट में गया हुआ था। तभी वहाँ पर मुझे एक लड़की पर सपना का गुमान हुआ। वो मेरी तरफ पीठ किए खड़ी थी और फोन पर किसी से बात कर रही थी। उसकी आवाज सुनकर मैं ठिठक के रह गया और जब पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की नकाब में थी। उसके चेहरे पे नकाब था और ये नकाब उस नकाब से अलग था जो वो मेरे ऑफिस में पहन कर आती थी। मगर इसके बावजूद भी मैंने उसे पहचान लिया। मुझे पूरा % यकीन था कि ये लड़की सपना ही है। मैं गाड़ी में आकर बैठ गया। मैं उसका पीछा करना चाहता था क्योंकि आज तक उसने मुझे अपना एड्रेस नहीं बताया था और फिर वो एक टैक्सी में सवार हो गई। मैं थोड़ी दूरी रख के उसका पीछा करने लगा। काफी दूर निकल आने के बाद भी टैक्सी लगातार चल रही थी और इस बार मैं तब कर रह गया था कि ये कहीं पे रुक क्यों नहीं रही। मैं जितना सपना के बारे में जानना चाहता था उतना ही वो मुझसे छुप रही थी। वो अपने बारे में कुछ बताने पर तैयार ही नहीं थी, इसलिए मैं आज उसका पीछा कर रहा था। काफी दूर निकल आने के बाद आगे 2 रास्ते थे और वो टैक्सी उस रास्ते पे मुड़ गई। जैसे ही मैं वहाँ से टर्न लेने लगा तो सामने से गाड़ियाँ आ गई। जितनी देर में मैं उस रोड पे आया वो टैक्सी काफी दूर निकल आई थी और मैं अपना सा मुंह लेकर रह गया। आज भी मैं सपना के बारे में कुछ भी नहीं जान पाया था और फिर मीटिंग अटेंड करने के बाद मेरा ज्यादा मूड खराब हो गया था। मैं अब उन लोगों की नजर में मशकूक बन गया था, इसलिए अब वो ढके छुपे अंदाज में मुझ पर नजर रखने लगे थे। हालांकि उन्होंने मुझसे जिस भी माल की रिक्वायरमेंट की थी वो माल मैंने उन्हें पहुंचाया था। वो जिस माल की बात कर रहे थे वो पहुंचाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। ना जाने क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा था और मैं बड़ी बेताबी से सपना का इंतजार था। और जब वो इतने दिनों के बाद मेरे सामने आई तो उसे देखकर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे फिजा में बहार आ गई हो। मैं मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था।
इतने दिन कहाँ पर गायब थी? वो उदासी से बोली कि बस घर के कुछ काम थे और तबीयत भी ठीक नहीं थी। खैर, आप बताएं मेरा मामला कहाँ तक पहुँचा? मैं आपके मामले के लिए कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत खास हैं और मैं चाहता हूँ कि आपका ताल्लुक भी किसी खास इंसान से ही जुड़े, जो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो, जो आपको अपने घर में बसा सके, आपकी कदर करे। दोस्तों, फिर वो कहने लगी, मैं सख्त परेशान हूँ। लोगों की बातें मुझे जीने नहीं देती। 3 बार तलाकशुदा होने का ताना देते हैं। मुझे अम्मी अब्बू के घर में भी सुकून नहीं है। अब घर के माहौल की वजह से मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं फिर से शादी कर लूँ और इस माहौल से दूर चली जाऊँ। क्या आप मेरी जिंदगी में दोबारा लौटने के लिए मेरी मदद करेंगे? उसने इस कदर आज बड़ी नजरों से मुझसे कहा था कि मैं ना चाहते हुए भी सरहा में हिलाकर रह गया। हालांकि मैं उससे सिर्फ अपना मतलब हासिल करना चाहता था और मैं जब से यहाँ पर आया था, मेरी यही रूटीन थी कि मैं जिस भी बेवा औरत की या किसी लड़की की शादी करवाता था, अगर वो खूबसूरत होती, मुझे पसंद आ जाती, तो मैं पहले उससे अपनी हवस पूरी करता। इसके बाद ही मैं उसका कहीं पे रिश्ता करवाता था और सपना के लिए भी मेरे ऐसे ही जज्बात थे। मैं उसे एक बार हासिल करना चाहता था और फिर कोई रिश्ता देखकर मैं उसकी शादी भी करवा देता, मगर इससे पहले मुझे उसे अपने जाल में फंसाना था। कुछ दिन उसके साथ मजा करना था और फिर उसे अपनी जिंदगी से निकाल देना था। जैसे इससे पहले कई लड़कियों को मैंने अपनी जिंदगी से निकाला था, मगर ये सपना नामी लड़की मेरे तो जैसे हाथ में नहीं आ रही थी। वो आती इधर उधर की बातें करती और कोई भी सिरा मेरे हाथ में थमाए बगैर वहाँ से चली जाती, और मैं हमेशा उसके जाने के बाद सोचता रहता कि आखिर मैं इसको अभी तक अपने जाल में क्यों नहीं फंसा पाया। अब मैंने सोच लिया था कि अब जब भी वो यहाँ पर आएगी तो मैं उसका पीछा करूँगा और देखूंगा कि वो कहाँ पे रहती है। एक बार अगर मैं उसका एड्रेस देख लेता तो फिर उसका नंबर निकलवाना, उसके बारे में मालूमात हासिल करना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। उस दिन जब वो ऑफिस से वापस जा रही थी तो उसके यहाँ से निकलते ही मैं भी उसके साथ निकल पड़ा था, और जब मैं गाड़ी लेकर बाहर निकला तो दूर दूर तक सपना का कोई अता पता नहीं था। एक बार फिर से मैं अपना मुंह लेकर रह गया था और वापस ऑफिस में आकर बैठ गया। तभी मेरे पास एक और बेवा औरत आई। वो बड़ी उम्र की औरत थी और मामूली से नैन नक्श की मालिक थी। उसे मैंने बेजारी से देखा था। उसकी डिटेल्स लेने के बाद मैंने उसे दोबारा आने का कहा और फिर सपना के ख्यालों में खो गया कि आखिर मुझे उसे पाने के लिए क्या करना होगा। और फिर उस दिन मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर दोबारा जब सपना मेरे पास आई तो इधर उधर की बातों के बाद मैंने उससे कहा कि मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देख लिया है और अगर तुम्हें एतराज ना हो तो हम उसको देखने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, ये सुनकर वो चौंक गई और उसके चेहरे पे बेचैनी फैल गई। फिर वो कहने लगी कि पहले मुझे उसकी तस्वीर दिखाएं, उसके बारे में डिटेल्स दे, इसके बाद ही मैं उससे मिलने के लिए जा सकती हूँ। ऐसे मिलना ठीक नहीं है। मैंने उससे कहा कि क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं क्या आपको किसी ऐसे वैसे इंसान से मिलवाने के लिए लेके जा रहा हूँ? ऐसी बात नहीं है। वो बहुत अच्छे इंसान है और यकीनन आपको उनसे मिलकर खुशी होगी और आप भी मेरा शुक्रिया अदा करेंगी कि मैंने आपकी इतने अच्छे खानदान में शादी करवाई। यह सुनकर सपना का चेहरा फूल की तरह खिल गया। दोस्तों, वो कहने लगी कि ठीक है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, और फिर मैं सोची समझी साजिश के तहत मैं उसे अपने घर में ले आया। जब उसने खाली अपार्टमेंट देखा तो दंग रह गई। उसके चेहरे पर परेशानी फैल गई थी।
वो मुझसे कहने लगी कि आप मुझे कहाँ पर लेके आए हैं? आप तो मुझे किसी से मिलवाने लेकर जा रहे थे। मैंने उसे से कहा, हाँ, मैं तो तुम्हें किसी से मिलवाने के लिए लेकर आया हूँ। वह कहने लगी, कहाँ है? तो मैं उसे लेकर शीशे के सामने खड़ा हो गया और अपनी तरफ इशारा करते हुए बोला कि यह है वह इंसान जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है। क्या तुम्हें ये पसंद आया? मैंने पलटकर उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर बेयकीनी फैली हुई थी और काफी देर के बाद वो बोली कि मुझे घर वापस जाना है, आप मुझे वापस छोड़ दे। मैं ऐसा कैसे कर सकता था? वो तो इतनी मुश्किल से मेरे हाथ में आई थी, उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता था? तभी मैं जोरदार कहकहा लगाकर बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, मगर इससे पहले तुम्हें मेरे साथ कुछ वक्त गुजारना होगा, मेरी ख्वाहिश को पूरा करना होगा। मैं उसका हाथ थामकर जैसे ही आगे बढ़ा तो वो अपने कदम पीछे करके खड़ी हो गई और कहने लगी कि ये गलत बात है, आपको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जानते हैं कि ये गुनाह है। आप अपने साथ साथ मुझे क्यों जहन्नुम में घसीट रहे हैं? उसकी बात सुनकर मुझे अजीब सा एहसास हुआ। कितना वक्त हो गया था मुझे सजदा किए हुए। उसकी बात को सुनकर मेरा दिल बेचैन हो गया। मैं अपने दिल की बेचैनी को दूर करते हुए दोबारा से उसकी तरह बढ़ा तो उसने दोबारा से यही बात कही। फिर अचानक से मैंने एक गरीब घराने में आँख खोली थी जहाँ पर 2 वक्त के खाने के लिए भी लाले पड़े रहते थे। दोस्तों, मुझे पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी और ना ही मैं मेहनत करने का कायल था। मैं हर वक्त शॉर्टकट रास्ता ढूंढता रहता था जिससे मैं अपनी मंजिल को हासिल कर लूं और रातों रात अमीर बन जाऊं। मेरे दोस्त, मेरे घर वाले मुझे इस बात पर डांटते कि तुम मेहनत करने की आदत डालो, मेहनत के बगैर इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, वो दूसरों का मोहताज होकर रह जाता है। मगर मैं सब लोगों को झूठलाना चाहता था, उन्हें दिखाना चाहता था कि बगैर मेहनत के भी इंसान कहां से कहां पहुंच सकता है। मेरी कुछ गलत लोगों के साथ दोस्ती हो गई और फिर उन लोगों ने भी मुझे इस बात का यकीन दिलाया कि ये मेहनत जायज नाजायज ये सब बेकार की बातें हैं और ये सिर्फ किताबों में ही अच्छी लगती हैं। आजकल के जमाने में जिंदगी गुजारने के लिए, जिंदा रहने के लिए सिर्फ इन चीजों के सहारे इंसान नहीं रह सकता। इंसान को जिंदगी गुजारने के लिए बहुत कुछ चाहिए दोस्तों, जिसमें दौलत है। जिसके पास दौलत होती है, दुनिया उसे सलाम करती है। लोग ये नहीं पूछते कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, ना ही वो अमीर इंसान पर उंगली उठाते हैं। अगर आपके पास पैसा हो तो आप गलत होते हुए भी सही समझे जाओगे। मेरे दिल में ऐसी बातें बहुत जल्दी असर करती थी, क्योंकि मैं खुद भी इन्हीं सोचों का मालिक था। फिर उन्हीं दोस्तों के वजह से मैं दुबई आ गया था। यहाँ पे आने वाले बाकी हिंदुस्तानी लड़कों की तरह मेहनत मजदूरी नहीं की थी और ना ही मुझे काम करने के लिए इधर उधर के धक्के खाने पड़े थे, बल्कि उन्हीं दोस्तों के जरिए मैं कुछ ऐसे लोगों से मिल गया था जो मेरी ही जैसी सोच रखते थे और उनकी वजह से मुझे काम भी मिल गया था। वो भी जायज नाजायज के चक्कर में नहीं पड़ते थे और उनकी वजह से मैं लाखों में खेलने लगा था। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि ये पैसे कहाँ से आ रहे थे और किस तरह से आ रहे थे। घर वालों को मैंने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। घर वाले समझते थे कि मैं पैसे कहाँ से आ रहे थे और किस तरह से आ रहे थे। घर वालों को मैंने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। घर वाले समझते थे कि मैं यहाँ पर ड्राइविंग कर रहा हूँ और मेहनत मजदूरी करके उनका पेट पाल रहा हूँ और उनकी सोच पर मैं जोरदार कहकहा लगाकर हंस पड़ता और सोचता कि क्या मेहनत मजदूरी करने से भी इंसान ऐश कर सकता है। उन दिनों मैं एक दोस्त के साथ जुड़ गया था जो मैरिज ब्यूरो का काम करता था और फिर कुछ टाइम के बाद वो दोस्त वहाँ से चला गया तो ये कारोबार मेरे हवाले कर गया। दोस्तों, मैं बेवा औरतों के रिश्ते करवाता था
मगर इससे पहले उनसे जो मुझे पसंद आ जाती थी, मैं उससे अपनी ख्वाहिश पूरी करता था और इसके बाद मैं उसका रिश्ता करवाता था। ये काम भी जैसे मेरी फीस में शामिल था और कभी कभी जो मुझे ज्यादा खुश कर देती थी उससे मैं फीस भी नहीं लेता था। उस दिन की बात है जब मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, तभी एक लड़की ऑफिस में दाखिल हुई। ऑफिस में आते ही उसने नकाब उलट दिया था और उसको देखकर मुझे यूं महसूस होने लगा जैसे बादलों में से चांद निकल कर आ गया हो। मैं उसे बेखुदी के आलम में देखता रहा। कितने ही पल हमारे बीच खामोशी रही। जब वो बोली तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे माहौल में जल तरंग बज उठी हो। उसकी आवाज भी उसी की तरह हसीन थी। मैं जरूरी काम के सिलसिले में आपसे मिलने के लिए आई हूँ। मैं पूरी तरह से उसकी तरफ ध्यान देने लगा और आंखों में आंसू भरकर वो बोली कि मैं शादी करना चाहती हूँ और मैं एक तलाकशुदा औरत हूँ। उसकी बात सुनकर मैं चौंक पड़ा। तलाकशुदा? कितना टाइम हो गया आपकी शादी को? वो कहने लगी कि मेरी 3 बार शादी हुई और तीनों बार तलाक हो गई। उसकी बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया था। ऐसा भला कैसे हो सकता था? इतनी हसीन लड़की वो जिसकी जिंदगी में शामिल हो जाती, उसके लिए तो इंसान दुनिया छोड़ जाता और लोगों ने तो इस लड़की को छोड़ दिया। मेरी वजह पूछने पर वो कहने लगी कि बस सुख नसीब में नहीं था तो किसी के साथ ज्यादा अरसे तक सफर नहीं चल सका, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। आपकी मैंने बहुत तारीफ सुनी है और मुझे यकीन है कि आप मेरी जरूर मदद करेंगे। मुझे किसी अच्छे से हमसफर की तलाश है। फिर मैंने उससे कहा कि मैं जल्द ही आपको बताऊंगा, आप मुझे अपना एड्रेस दे दे, मैं हाजिर हो जाऊंगा। दोस्तों, फिर वो हिचकिचाते हुए बोली कि एड्रेस अभी नहीं दे सकती, मैं कुछ दिनों के बाद दोबारा आऊंगी। असल में मेरे घर वालों को पता नहीं है कि मैं खुद रिश्ते की तलाश में यहाँ पर आई हूँ। मैं उन्हें बताना भी नहीं चाहती हूँ। ये बात सुनकर उन्हें अजीब लगेगा। मैं उसकी मजबूरी को समझ गया था। वह फिर इजाजत लेकर कुछ दिन बाद आने का कहकर वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे माहौल की सारी रंगीनियां और सुकून खत्म हो गया हो। वो अपने साथ मेरा दिल भी ले गई हो और मैं दिल पर हाथ रखकर कुर्सी पर बैठा रह गया। अब मैं इस सोच में था कि मैं उस लड़की को कैसे हासिल करूं, क्योंकि मैं उस लड़की के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता था और उसके लिए उस लड़की को मुझे अपनी जाल में फंसाना था। और अब जब वो लड़की मेरे जाल में फंस गई थी तो उसकी बातों ने मुझे अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया। सारी जिंदगी माँ बाप अच्छाई बुराई की बातें बताते रहे, मगर उनकी बातों को मैं एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालता रहा। कितने साल तक मैं ये कुकर्म करता रहा और मुझे कभी भी एहसास ही नहीं हुआ था। अब उस लड़की की बात ने जैसे मेरे दिल को चीर के रख दिया था। मैं दिल पर हाथ रख के जमीन पर बैठता चला गया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मुझे बेपनाह अपने रब से डर लग रहा था। उसी वक्त दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। मैं यहाँ से भागना चाहता था। मैं बहुत दूर जाना चाहता था। मुझे इस माहौल से, सब चीजों से आजादी चाहिए थी। तभी मैं गिरते पड़ते दरवाजे तक पहुंचा और फिर उन लोगों ने मुझे जोरदार धक्का देकर एक तरफ गिरा दिया और फिर पूरे घर को देखने लगे। जब वो लोग मेरे घर में आए तो जैसे मुझे खतरे की घंटी बजती हुई महसूस हुई। मैं बहुत बुरी तरह से बौखला गया था। अगर सपना उन लोगों के हाथों लग जाती, इससे आगे सोचना भी मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था। जब मैं कमरे में आया तो वह चारों तरफ उसे ढूंढ रहे थे, मगर सपना उन्हें कहीं भी नहीं मिल रही थी। उनमें से 2-3 आदमी घर से बाहर आसपास देखने लगे, मगर सपना कहीं भी नहीं थी। अब सुल्तान ने मुझे गिरेबान से पकड़ लिया और कहने लगा कि कहाँ है वह लड़की?
हमें वह लड़की चाहिए। तुम कितने बेईमान इंसान हो, खास माल को तुमने हमसे छुपा कर रखा था। जानते हो कि ये हमें कितना पैसा देगी। मैं तो उनकी कोई बात नहीं सुन रहा था। मैं इसी बात पर खुश था कि सपना यहाँ से भाग गई थी और उनके हाथ नहीं लगी थी। शायद जब मैं उसकी तरफ गलत इरादे से बढ़ा था, वह तभी डर के यहाँ से भागी थी। जो भी था सब सही हो गया था। अगर वो अभी तक यहाँ पर रहती तो ना जाने ये लोग उसके साथ क्या सलूक करते, और भी मैं खुद को कभी माफ भी ना कर पाता। वो लोग मुझ पर गुस्सा करते बकते झकते यहाँ से चले गए और सपना की वजह से जैसे दोबारा मैंने जिंदगी पाई थी। मैं उस दिन के बाद से सजदे में गिर गया। मैं पूरी रात रोता रहा, अपने गुनाहों की माफी मांगता रहा। मेरा अब किसी भी चीज में दिल नहीं लग रहा था। मैंने सब उल्टे सीधे काम छोड़ दिए थे। कितने दिन हो गए थे मैं घर में ही कैद रहा था। मैं घर से बाहर नहीं निकल रहा था। मुझे ये भी होश नहीं था कि मेरे सर के बाल बढ़ गए थे। मेरे चेहरे पर दाढ़ी उग गई थी। बस नमाज पढ़ता और रो रो कर खुदा से माफी मांगता और फिर से सो जाता। यही आजकल मेरी मशरूफिया थी। बॉस के आदमी कितनी बार यहाँ पर आ चुके थे। वो मीटिंग में मुझे बुला चुके थे, मगर मैं कुछ सुनने की पोजीशन में ही नहीं था। अब तो वो लोग बहुत झुझलाने लगे थे। वो मुझ पर गुस्सा करने लगे थे। उन लोगों का कहना था कि जब से मेरी जिंदगी में सपना नामी लड़की आई है, मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल के रह गई है। और वो कहने लगे कि इन सब का बदला वो उस लड़की से जरूर लेंगे जिसने तुम्हें बदल के रख दिया, और ये उसने अच्छा नहीं किया। उसे इस गलती की सजा मिलेगी। और मैं शिद्दत से चाह रहा था कि कभी भी सपना उन लोगों के हाथ ना लगे। उस दिन मैं यही सब सोच रहा था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने सपना खड़ी थी, और वो उस वक्त बिल्कुल बदले हुए हुलिये में थी। उस वक्त वो अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ एक मर्द भी था। वो दोनों आकर मेरे सामने बैठ गए और फिर वो मुझसे एक डील करने लगे। उनकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। मैं फिर हैरानी से सपना के चेहरे की तरफ देखने लगा। मैं जो हमेशा से इस खोज में था कि वो कौन थी, कहाँ रहती थी। अब जब मुझे उसका सच पता चला तो मुझे उस पर गर्व महसूस हो रहा था। तभी उन लोगों ने मुझसे अपना सवाल दोबारा दोहराया तो मैंने इस बात में सर हिला दिया और कहा कि मैं आप लोगों की जरूर मदद करूंगा और जैसा आप लोग कहेंगे वैसे ही करूंगा। मेरे इस फैसले ने उन दोनों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ दी थी और वह दोनों मुझसे हाथ मिलाकर वहां से चले गए। फिर कुछ दिनों के बाद सोचे समझी प्लानिंग के तहत जब मैं ऑफिस में था तो सपना मेरे पास आई। वो आज भी उसी नकाब में थी और अब जब मैं उसका सच जान गया था तो मुझे इस बात का कोई डर नहीं था कि अगर सुल्तान लोगों ने उसे देख लिया तो वो क्या होगा। उसे यहाँ पर आए हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरे अंदाजे के मुताबिक उन लोगों को सपना के यहाँ पर आने की खबर मिल जानी थी और ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर के बाद सुल्तान वहाँ पर आ गया और मुझे रोशनी को उस जगह पर ले जाने का कहने लगा। उसने मुझे इस बात की धमकी दी कि उस लड़की को हम वैसे भी उठवा लेंगे, मगर तुम्हारे साथ हमारी दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएगी। तुम जानते हो कि हमारी दुश्मनी कैसी होती है। मैं उसकी धमकी से डरा नहीं था, बल्कि ये तो हमारी सोची समझी साजिश थी जिस पर अमल करना जरूरी था। मैंने सपना से कहा कि आपको मैं एक जगह पर लेकर चलता हूँ। आपको मुझे किसी से मिलवाना है। वो बहुत अमीर इंसान है और वो आपसे शादी करना चाहता है। सपना ने पहले तो इनकार किया, फिर हमारे साथ उठ खड़ी होगी। सुल्तान ने ये सब कुछ मुझसे अकेले में कहा था और ये कहने के बाद वो बाहर जाकर गाड़ी में बैठ गया था। और फिर सपना को जब मैं उस जगह पर लेकर आया तो सब लोग वहाँ पर मौजूद थे।
और फिर सपना को वहाँ पर छोड़ने के बाद जब मैं वापस मुड़ने लगा तो वो चीखते चिल्लाने लगी, मेरी मिन्नतें करने लगी कि मुझे यहाँ पर छोड़कर मत जाओ, मगर मैंने उसकी एक भी नहीं सुनी। वो चिल्लाने लगी, तुमने मुझे धोखा दिया है, मेरे साथ गलत किया है। हम दोनों आपस में बहस कर रहे थे। हमारा मकसद वक्त को बर्बाद करना था, उन लोगों को खुद में उलझाए रखना था। तभी वहाँ पर वो पार्टी भी आ गई जिसका सब लोग इंतजार कर रहे थे और हम लोग भी उसी पार्टी को ही देखना चाहते थे, उस इंसान का चेहरा देखना चाहते थे। गाड़ी में से एक इंसान निकला जिसने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। वो आकर हमारे सामने खड़ा हो गया और जब उसने मास्क उतारा तो ये देखकर हम हक्का बक्का रह गए, क्योंकि वो एक जानी मानी शख्सियत था। वो रोशनी को देखकर कहने लगा, वाह, आज तो तुम लोगों ने कमाल कर दिया, आज तुम लोगों ने मुझे खुश कर दिया और बदले में अब मैं तुम लोगों को खुश कर दूंगा। अभी वो लोग ये बातें कर ही रहे थे, तभी पुलिस की गाड़ी का सायरन बजने लगा। वो सब लोग बौखला गए कि क्या हो गया है। पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया था और उन लोगों को ये बात समझने में देर नहीं लगी थी कि मैंने मुखबिरी कर दी थी और मैं पुलिस के साथ मिल गया था। मेरे बॉस ने पिस्टल निकाला और मुझ पर 2-3 गोलियां चला दी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था और मैं जमीन पर गिर गया था। आखिरी मंजर मैंने देखा कि सपना मेरे चेहरे के ऊपर झुकी हुई थी और वो बहुत बुरी तरह से रो रही थी और बॉस उसको बालों से पकड़कर पीछे खींच रहा था। इसके बाद मेरी आंखें अंधेरे में डूब गई। जब मुझे होश आया तो सफेद दीवारों को देखकर मैं चौंक गया। मेरे पास नर्स और डॉक्टर खड़ी थी और साथ ही कुछ पुलिस वाले थे। दोस्तों, तब मुझे अंदाजा हुआ कि मैं जिंदा बच गया हूँ और सुरक्षित जगह पर हूँ। थोड़ी देर के बाद सपना भी वहाँ पर आ गई और उसके साथ कुछ पुलिस के ऑफिसर थे। फिर वो मुस्कुराते हुए मुझसे मेरा हाल चाल पूछ रहे थे। बाकी लोग वहाँ से चले गए थे मगर सपना मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गई और नजरें झुकाए ना जाने वो किन सोच में गुम थी। सपना दरअसल एक सीक्रेट एजेंट थी जो कि खुफिया एजेंसी से मिली हुई थी और मैं इंडिया से यहाँ पर आने के बाद एक ऐसे गिरोह के साथ काम कर रहा था जो लड़कियों की स्मगलिंग कर रहे थे और हमारे गिरोह में बहुत बड़े बड़े नाम भी शामिल थे जो बाहरी दुनिया में तो ऊंचे ओहदों पर थे और दुनिया के सामने शरीफ इंसान के तौर पर जाने जाते थे, मगर छुपकर वो इस घिनौने खेल में मिले हुए थे और उनकी मदद से ही ये गुनाहों का खेल कामयाबी से खेला जा रहा था। फिर मैं भी उनके साथ शामिल हो गया। अच्छे बुरे की तमीज खो बैठा। मेरे पास भी जो औरतें रिश्ता करवाने के लिए आती थी, उनमें से जो ज्यादा जवान होती थी उनको मैं अपने गिरोह के हवाले कर दिया करता था और फिर उनकी दूसरे मुल्क में स्मगलिंग की जाती थी। उन लड़कियों को देह व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ज्यादातर लड़कियों को तो कोठों की वेश्या बना दिया गया था। मैं ये सब कुछ जानते हुए भी दौलत मुझे इस माहौल से, सब चीजों से आजादी चाहिए थी। तभी मैं गिरते पड़ते दरवाजे तक पहुंचा और फिर उन लोगों ने मुझे जोरदार धक्का देकर एक तरफ गिरा दिया और फिर पूरे घर को देखने लगे। जब वो लोग मेरे घर में आए तो जैसे मुझे खतरे की घंटी बजती हुई महसूस हुई। मैं बहुत बुरी तरह से बौखला गया था। दोस्तों, अगर सपना उन लोगों के हाथों लग जाती, इससे आगे सोचना भी मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था। जब मैं कमरे में आया तो वह चारों तरफ उसे ढूंढ रहे थे, मगर रोशनी उन्हें कहीं भी नहीं मिल रही थी। उनमें से 2-3 आदमी घर से बाहर आसपास देखने लगे मगर सपना कहीं भी नहीं थी। अब सुल्तान ने मुझे गिरेबान से पकड़ लिया और कहने लगा कि कहाँ है वह लड़की? हमें वह लड़की चाहिए। तुम कितने बेईमान इंसान हो, खास माल को तुमने हमसे छुपा कर रखा था। जानते हो कि ये हमें कितना पैसा देगी? मैं तो उनकी कोई बात नहीं सुन रहा था।
मैं इसी बात पर खुश था कि सपना यहाँ से भाग गई थी और उनके हाथ नहीं लगी थी। शायद जब मैं उसकी तरफ गलत इरादे से बढ़ा था, वह तभी डर के यहाँ से भागी थी। जो भी था सब सही हो गया था। अगर वो अभी तक यहाँ पर रहती तो ना जाने ये लोग उसके साथ क्या सलूक करते, और भी मैं खुद को कभी माफ भी ना कर पाता। वो लोग मुझ पर गुस्सा करते बकते झकते यहाँ से चले गए और सपना की वजह से जैसे दोबारा मैंने जिंदगी पाई थी। मैं उस दिन के बाद से सजदे में गिर गया। मैं पूरी रात रोता रहा, अपने गुनाहों की माफी मांगता रहा। मेरा अब किसी भी चीज में दिल नहीं लग रहा था। मैंने सब उल्टे सीधे काम छोड़ दिए थे। कितने दिन हो गए थे मैं घर में ही कैद रहा था। मैं घर से बाहर नहीं निकल रहा था। मुझे ये भी होश नहीं था कि मेरे सर के बाल बढ़ गए थे। मेरे चेहरे पर दाढ़ी उग गई थी। बस नमाज पढ़ता और रो रो कर खुदा से माफी मांगता और फिर से सो जाता था। यही आजकल मेरी मशरूफिया थी। बॉस के आदमी कितनी बार यहाँ पर आ चुके थे। वो मीटिंग में मुझे बुला चुके थे, मगर मैं कुछ सुनने की पोजीशन में ही नहीं था। अब तो वो लोग बहुत झुंझलाने लगे थे। वो मुझ पर गुस्सा करने लगे थे। उन लोगों का कहना था कि जब से मेरी जिंदगी में सपना नामी लड़की आई है, मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल के रह गई है, और वो कहने लगे कि इन सब का बदला वो उस लड़की से जरूर लेंगे जिसने तुम्हें बदल के रख दिया, और ये उसने अच्छा नहीं किया। उसे इस गलती की सजा मिलेगी। और मैं शिद्दत से चाह रहा था कि कभी भी सपना उन लोगों के हाथ ना लगे। उस दिन मैं यही सब सोच रहा था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने सपना खड़ी थी, और वो उस वक्त बिल्कुल बदले हुए हुलिये में थी। उस वक्त वो अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ एक मर्द भी था। वो दोनों आकर मेरे सामने बैठ गए और फिर वो मुझसे एक डील करने लगे। उनकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। मैं फिर हैरानी से सपना के चेहरे की तरफ देखने लगा। मैं जो हमेशा से इस खोज में था कि वो कौन थी, कहाँ रहती थी। अब जब मुझे उसका सच पता चला तो मुझे उस पर गर्व महसूस हो रहा था। तभी उन लोगों ने मुझसे अपना सवाल दोबारा दोहराया तो मैंने इस बात में सर हिला दिया और कहा कि मैं आप लोगों की जरूर मदद करूंगा, और जैसा आप लोग कहेंगे वैसे ही करूंगा। मेरे इस फैसले ने उन दोनों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ दी थी, और वह दोनों मुझसे हाथ मिलाकर वहां से चले गए। और फिर कुछ दिनों के बाद सोचे समझी प्लानिंग के तहत जब मैं ऑफिस में था तो सपना मेरे पास आई। वो आज भी उसी नकाब में थी, और अब जब मैं उसका सच जान गया था तो मुझे इस बात का कोई डर नहीं था कि अगर सुल्तान लोगों ने उसे देख लिया तो वो क्या होगा। उसे यहाँ पर आए हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरे अंदाजे के मुताबिक उन लोगों को सपना के यहाँ पर आने की खबर मिल जानी थी, और ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर के बाद सुल्तान वहाँ पर आ गया और मुझे सपना को उस जगह पर ले जाने का कहने लगा। उसने मुझे इस बात की धमकी दी कि उस लड़की को हम वैसे भी उठवा लेंगे, मगर तुम्हारे साथ हमारी दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएगी, और तुम जानते हो कि हमारी दुश्मनी कैसी होती है। मैं उसकी धमकी से डरा नहीं था, बल्कि ये तो हमारी सोची समझी साजिश थी, जिस पर अमल करना जरूरी था। मैंने सपना से कहा कि आपको मैं एक जगह पर लेकर चलता हूँ। आपको मुझे किसी से मिलवाना है। वो बहुत अमीर इंसान है और वो आपसे शादी करना चाहता है। सपना ने पहले तो इनकार किया, फिर हमारे साथ उठ खड़ी होगी। सुल्तान ने ये सब कुछ मुझसे अकेले में कहा था। ये कहने के बाद वो बाहर जाकर गाड़ी में बैठ गया था। फिर सपना को जब मैं उस जगह पर लेकर आया तो सब लोग वहाँ पर मौजूद थे। सपना को वहाँ पर छोड़ने के बाद जब मैं वापस मुड़ने लगा तो वो चीखते चिल्लाने लगी, मेरी मिन्नतें करने लगी कि मुझे यहाँ पर छोड़कर मत जाओ, मगर मैंने उसकी एक भी नहीं सुनी। वो चिल्लाने लगी, तुमने मुझे धोखा दिया है, मेरे साथ गलत किया है।
हम दोनों आपस में बहस कर रहे थे। हमारा मकसद वक्त को बर्बाद करना था, उन लोगों को खुद में उलझाए रखना था। तभी वहाँ पर वो पार्टी भी आ गई जिसका सब लोग इंतजार कर रहे थे। हम लोग भी उसी पार्टी को ही देखना चाहते थे, उस इंसान का चेहरा देखना चाहते थे। दोस्तों, फिर गाड़ी में से एक इंसान निकला जिसने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। वो आकर हमारे सामने खड़ा हो गया और जब उसने मास्क उतारा तो ये देखकर हम हक्का बक्का रह गए, क्योंकि वो एक जानी मानी शख्सियत था। वो सपना को देखकर कहने लगा, वाह, आज तो तुम लोगों ने कमाल कर दिया, आज तुम लोगों ने मुझे खुश कर दिया और बदले में अब मैं तुम लोगों को खुश कर दूंगा। अभी वो लोग ये बातें कर ही रहे थे, तभी पुलिस की गाड़ी का सायरन बजने लगा। वो सब लोग बौखला गए कि क्या हो गया है। पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया था और उन लोगों को ये बात समझने में देर नहीं लगी थी कि मैंने मुखबिरी कर दी थी और मैं पुलिस के साथ मिल गया था। मेरे बॉस ने पिस्टल निकाला और मुझ पर 2-3 गोलियां चला दी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था और मैं जमीन पर गिर गया था। आखिरी मंजर मैंने देखा कि सपना मेरे चेहरे के ऊपर झुकी हुई थी और वो बहुत बुरी तरह से रो रही थी और बॉस उसको बालों से पकड़कर पीछे खींच रहा था। इसके बाद मेरी आंखें अंधेरे में डूब गई। जब मुझे होश आया तो सफेद दीवारों को देखकर मैं चौंक गया। मेरे पास नर्स और डॉक्टर खड़ी थी और साथ ही कुछ पुलिस वाले थे। तब मुझे अंदाजा हुआ कि मैं जिंदा बच गया हूँ और सुरक्षित जगह पर हूँ। थोड़ी देर के बाद सपना भी वहाँ पर आ गई और उसके साथ कुछ पुलिस के ऑफिसर थे। वो मुस्कुराते हुए मुझसे मेरा हाल चाल पूछ रहे थे। बाकी लोग वहाँ से चले गए थे मगर सपना मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गई और नजरें झुकाए ना जाने वो किन सोच में गुम थी। सपना दरअसल एक सीक्रेट एजेंट थी जो कि खुफिया एजेंसी से मिली हुई थी। मैं इंडिया से यहाँ पर आने के बाद एक ऐसे गिरोह के साथ काम कर रहा था जो लड़कियों की स्मगलिंग कर रहे थे और हमारे गिरोह में बहुत बड़े बड़े नाम भी शामिल थे जो बाहरी दुनिया में तो ऊंचे ओहदों पर थे और दुनिया के सामने शरीफ इंसान के तौर पर जाने जाते थे, मगर छुपकर वो इस घिनौने खेल में मिले हुए थे और उनकी मदद से ही ये गुनाहों का खेल कामयाबी से खेला जा रहा था। फिर मैं भी उनके साथ शामिल हो गया। अच्छे बुरे की तमीज खो बैठा। मेरे पास भी जो औरतें रिश्ता करवाने के लिए आती थी उनमें से जो ज्यादा जवान होती थी उनको मैं अपने गिरोह के हवाले कर दिया करता था और फिर उनकी दूसरे मुल्क में स्मगलिंग की जाती थी। दोस्तों, उन लड़कियों को देह व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ज्यादातर लड़कियों को तो कोठों की वेश्या बना दिया गया था। मैं ये सब कुछ जानते हुए भी दौलत के लालच में अंधा हो गया था। उस दिन सपना ने मेरी आंखें खोल दी थी, मेरी सोती हुई अंतरात्मा को झंझोड़ कर रख दिया था और मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि मैं किस कदर गुनाहों की दलदल में डूबा हुआ था। मैं ये भूल गया था कि एक दिन मुझे भी इस दुनिया से जाना है और जब मैं यहाँ से वापस जाऊंगा तो मैं अपने खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगा, अपने गुनाहों को मैं कैसे छुपा पाऊंगा, क्या खुदा भी मुझे माफ कर पाएगा? तभी सपना मुझसे कहने लगी कि मैंने ऑफिसर से बात कर ली है। उन्होंने कहा है कि तुम्हारी सजा में वो कमी करने की कोशिश करेंगे। सारे गुनाह और गलतियों का भार लेकर जब मैं खुदा के सामने हाजिर हूँगा तो तब मुझे गुनाहों और गलतियों की सजा जो मिलेंगी शायद वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब मैं दुनिया से जाऊं तो मेरे गुनाह और गलतियों का बोझ काफी कम हो। दोस्तों, फिर मेरे ठीक होने के बाद मुझे जेल में डाल दिया गया था। मुझे 10 साल की कैद हुई थी और मेरे गुनाहों और गलतियों की खबर मेरे माँ बाप और खानदान वालों को पहुँच गई थी। मेरे सब बहन भाई रिश्तेदार जो मेरे पैसों पर ऐश कर रहे थे, अब वो लोग इस बात पर पछता रहे थे
कि उन्होंने मेरा पैसा अपने ऊपर क्यों खर्च किया, क्योंकि ये नाजायज पैसा था और सारी जिंदगी मेरे खानदान वालों ने जायज पर ही गुजारा किया था। अब मैं जेल में सारा दिन खुदा की इबादत करता हूँ और उससे अपने गुनाहों की माफी मांगता हूँ, इस उम्मीद पर कि शायद वो मेरे गुनाहों को माफ कर दे। दोस्तों, मैं आप लोगों से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग भी मेरे लिए दुआ करें कि खुदा मुझे मेरे गुनाहों के लिए माफ कर दे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।